अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसका यूनिट नंबर 2 आज हमने डिस्कस करना है इस वीडियो में, जिसका नाम है फ्रेमवर्क ऑफ इकोलॉजी। फ्रेमवर्क का बेसिकली मतलब होता है ढांचा, कि हम यहाँ पढ़ेंगे। और इकोलॉजी कहते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ। जैसे हम इंसान हैं और हमारा जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, इसमें जिंदा चीज़ें भी हैं और बेजान चीज़ें भी हैं। उनके साथ हमारा जो ताल्लुक है, जो इंटरेक्शन है, इसको इकोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली इस जो चैप्टर है, इसमें हमने इसका ढांचा देखना है इकोलॉजी का, कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। मेजर टॉपिक्स हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लेवल देखेंगे, यानी एक इंडिविजुअल, एक बंदा, फिर वो पूरी स्पीशीज के एक जैसे जो बंदे होते हैं, जैसे इंसान एक पूरी स्पीशीज है, फिर इकोसिस्टम, फिर जो है ना हम ये सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम का फंक्शन क्या, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो, कि उसमें जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर वो फ्लो होती है, हम प्लांट्स खाते हैं। देन इसी तरह जो है ना हम देखते हैं कि पहले प्लांट हुआ, उस प्लांट को फिर जो है ना कोई खाएगा, जिसको हम अपनी ज़बान में टिड्डा वगैरह कहते हैं, ठीक है? उसको आगे फिर जो है ना कुछ और खाएगा। तो ये जो पूरा एक साइकिल बनता है, ये फूड चेन और फूड वेब बनते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स इंटरेक्शन, और ऑर्गेनिज़म के इंटरेक्शन की टाइप हम देखेंगे, जिसमें म्यूचुअलिज़्म है कि 2 ऑर्गेनिज़म मिल के रहते हैं और वो दोनों एक-दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। फिर पैरासिटिज़्म है, जिस तरह कोई डैंड्रफ जो है ना हमारे सर में होता है, या जो जूं होती है, वो पैरासाइट के तौर पे काम करती है, हमसे फूड भी लेती है और हमें नुकसान भी पहुँचाती है। इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में यही है कि एसेंस जो है, कोर्स एंड द इंफॉर्मेशन यू विल बिल्ड योर फाउंडेशन, कि हमारी जो बुनियाद है वो बनेगी इसकी वजह से, जो बेसिक होगा। क्योंकि फिर इन्वायरमेंटल साइंस ऊपर हमने डिस्कस भी किया कि जो हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, इकोलॉजी, इकोलॉजी को कहते हैं कि इन दोनों को इंटरचेंजेबल जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन टेक्निकली ये दोनों जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस इन्वायरमेंट को डील करती है और इकोलॉजी इंटरेक्शन को देखती है, कि जिसमें ऑर्गेनिज्म का जो है इकोलॉजी देयरफॉर कुड बी सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस जो है ना वो एक ब्रॉड है, जिसमें होल आता है, और इकोलॉजी उसी की एक ब्रांच कंसीडर या सबसेट किया कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है जी इकोसिस्टम। जो है ना इकोसिस्टम की डेफिनेशन आ गया कि ये सेट ऑफ कंपोनेंट्स है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट विद ईच अदर। जैसे इंसान जो है ना वो अपने जो नॉन लिविंग माहौल है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये इकोसिस्टम कहलाता है। फिर जो सन है वो हमारे जो इकोसिस्टम है, इसमें जो सूरज होता है ये देता है सबसे ज़्यादा एनर्जी। एनर्जी कैसे देता है, कि सूरज की जो लाइट पड़ती है जो प्लांट्स वगैरह पे, उसकी वजह से केमिकल प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं वो होती है, और फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना वो सेटअप के लिए वो इकोसिस्टम है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। फिर आगे उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब होता है छोटे, कि जिस तरह जो हमें नज़र भी नहीं आते कुछ भी, जैसे बैक्टीरिया हैं, नेकेड आई से हम उनको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। फंजाई है, और फंजाई जो फूड नहीं प्रोड्यूस करते। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड वगैरह जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। फंजाई जो फूड है वो इन डेड चीज़ों से हासिल करते हैं, ब्रेक डाउन की मदद से, डिकम्पोजिशन करके। इस यूनिट के अगर देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि टाइप ऑफ एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के, इको कंपोनेंट इकोसिस्टम के जो हैं, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। फिर लिविंग कौन कौन सी हैं, जिसमें आते हैं जी ह्यूमन है, प्लांट्स वगैरह हैं, और नॉन लिविंग में जिसमें आते हैं जी ये एयर, वाटर वगैरह। फिर हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे कि किस तरह फोटोसिंथेसिस होती है इकोसिस्टम में। देन फिर फॉर्मेशन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, कि फूड चेन किस तरह बनता है, कि पहले जो है ना वो हुए प्लांट्स, प्लांट्स को खाने वाले, फिर जहाँ पे खरबीवोर्स, खरबीवोर्स को फिर खाने वाले जो है ना वो, जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, जो गोश्तखोर होते हैं। तो ये हम देखते हैं। फिर फूड वेब बनता है, जब फूड चेन डिफरेंट मिलकर जो है ना वो एक प्रॉपर फूड वेब बना देते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम, तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होती है, यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो हम बेसिकली सारे ज़्यादा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम में, वो तो प्लांट्स, यानी प्लांट फूड बनाते हैं, उसको आगे कुछ एनिमल खाते हैं, फिर उन एनिमल को आगे खाया जाता है। तो ये हम इंटरेक्शन जो है ना लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का देखते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन है, फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर, कि नेचर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सबसे पहले इकोलॉजी होता क्या है, तो इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी होती है डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है एंड अबंडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो तकसीम है, जो आबादी की, या जो जिंदा चीज़ों की, एंड अबंडेंस, और उनकी
मिकदार कितनी है, यानी अबंडेंस का मतलब बेसिकली होता है अक्सरियत ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, और उनका जो माहौल के साथ ताल्लुक है। यानी एक ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो ताल्लुक होता है एनवायरनमेंट के साथ, उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म का जो है ना, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें ए बायोटिक कौन से हैं? ए बायोटिक का मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसमें क्लाइमेट है जी, यानी जो माहौल वगैरह है। फिर जियोलॉजी आता है कि ज़मीन का स्ट्रक्चर किस तरह है। फिर बायोटिक फैक्टर भी आते हैं। बायोटिक में आती हैं ज़िंदा चीज़ें, जिसमें दूसरी स्पीशीज़ जो है ना वो होती हैं। सेम स्पीशीज़ भी हो सकती हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, जो उसके साथ हैबिटेट शेयर करती हैं। तो जनरल लाइफ में जो है ना वो साइंस ऑफ बायोलॉजी जो व्यू करती है हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिंपलेस्ट लेवल से ये स्टार्ट होती है। सिंपलेस्ट लेवल जो है ना, जिसमें एटम वगैरह हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में फिर पार्ट भी लेते हैं। फिर उनको मॉलिक्यूल, वो आटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल जो है ना वो मिलके ऑर्गेनेलिस बना के फिर एक पूरा सेल बना देते हैं। सेल मिलके आगे टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके जो है ना वो ऑर्गन, ऑर्गन मिलके फिर डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी बॉडी बना देती है। जैसे जैसे हमारे हार्ट है, लिवर है, ये सारे जो है ना, फिर ब्रेन है। तो ये होता है। और कुछ फिर यूनिसेलर होते हैं ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, वन सेल के, उनकी बॉडी, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सम, फिर पैरामीशियम वगैरह। और फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं। यहाँ पे ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन आ गई है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ पॉपुलेशन, कि जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है तो ये इंसानों की तादाद डिपेंड करती है। एक जगह पे जो लोगों की तादाद होती है एक टाइम में, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। फिर जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं वो मिलके इंटरेक्ट करती हैं आपस में और कम्युनिटी बना देती हैं। जैसे पाकिस्तान के लोग भी हों, इंडिया के लोग भी हों, वो जब किसी बाहर मुल्क में इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं जी कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है या एशियन कम्युनिटी है, इस तरह। कम्युनिटी जो है ना, और उसका जो एबायोटिक एनवायरनमेंट, यानी जो नॉन लिविंग चीज़ों के साथ उसका जो एनवायरनमेंट होता है, जो उसका ताल्लुक होता है, वाइल ऑल कम्युनिटीज ऑफ आर एन इकोसिस्टम, वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम यानी तमाम, अब एक पानी में जो भी मछलियां हैं या जो भी हैं, उनका जो पानी के साथ ताल्लुक है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है, पानी वाले को। और इसी तरह तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं वो मिलके एक बायोस्फीयर बनाते हैं। हाँ, इकोलॉजिस्ट जो है ना वो लेवल करते हैं जी, स्टडी करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है ना वो इसमें आता है जी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक सिंगल फर्द की जब बात हो, फिर ये जो फर्द है उसके बाद मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटीज बनाती है, और कम्युनिटीज का जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम बनाता है, और तमाम इकोसिस्टम मिलके जो है ना वो एक, या कम्युनिटीज मिलके एक बायोस्फीयर बना देती हैं। अब नंबर वन पे आता है इंडिविजुअल। देयरफॉर 5 जो है ना ये लेवल्स हैं। इंडिविजुअल जो है ना वो कोई भी लिविंग बीइंग हो सकता है। इसमें इंसान का भी ज़िक्र हो सकता है, प्लांट्स की भी इकोलॉजी होती है, प्लांट इकोलॉजी जिसे कहते हैं। इंडिविजुअल एक्ट विद एनवायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर। तो इंडिविजुअल जो होता है, जैसे एक ह्यूमन है, तो उसका जो है ना जो भी तल्लक होता है वो अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है? ये हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल में। पॉपुलेशन, तो यही जो इंडिविजुअल है, जब जैसे पाकिस्तान में जितने इस वक़्त इंसान मौजूद हैं एक जगह, पाकिस्तान एक जगह है, तो इसमें जितने लोग एक दफ़ा में मौजूद हैं वो सारे मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो ये जो है ना इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज़ यानी यहाँ पे हम ह्यूमन की बात करें, होमो सेपियंस की, दैट लिव इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफी, जो खास जगह पे रह रहे हैं वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में तमाम जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कम्युनिटी इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो कम्युनिटी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं कम्युनिटी में, जैसे इंसान है, इनके साथ जानवर भी आ जाते हैं। देन नंबर 4 पे आता है जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो टर्म है, इसमें ये रेफर किया जाता है कि ये जो एबायोटिक फैक्टर हैं, फिजिकल और केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यानी फिजिकली ये जियोग्राफी वगैरह और केमिकल जो भी कंस्टिट्यूएंट हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ये कम्युनिटी दैट एस्टैब्लिश इन अ स्पेसिफिक एरिया, जो एक स्पेसिफिक एरिया में एस्टैब्लिश होते हैं। यानी बेसिकली हम इसमें बात करते हैं कि जो ह्यूमन है उनका माहौल के साथ जो रिलेशन होता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। फिर बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं या तमाम जो इकोसिस्टम है वो अर्थ जिनका कंप्राइज़ करती है, कॉलोनाइज़्ड हैं बाय लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर इज़ सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम एस्टैब्लिश्ड ऑन अर्थ, पे ज़मीन पे जहाँ भी ज़िंदगी है, जहाँ पे भी ज़िंदा चीज़ें हैं, उस सबको बायोस्फीयर कहा जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन दिखाया है। सबसे छोटा एटम है, एटम मिलके बना रहे हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके ये ऑर्गेनल्स बना रहे हैं, और ऑर्गेनल्स मिलके सेल, सेल आगे टिश्यू,
टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन जो है ना वो फिर ऑर्गन सिस्टम और देन बॉडी, और बॉडी के बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ये जब एक जगह पे खास जगह पे पाए जाते हैं तो ये एक पॉपुलेशन बनाते हैं। यही पॉपुलेशन फिर जो इकट्ठी होती है तो कम्युनिटी बनाती है। जहाँ पे देखेंगे जिराफा भी है, हिरन भी है और एलिफेंट भी है, और ये तमाम जो है ना जब इनका अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन होता है इसको इकोसिस्टम कहते हैं। और दुनिया में जितने इकोसिस्टम है वो सारे मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो पहली चीज़ है वो है ऑर्गेनिज्म, जिसको हमने एक इंडिविजुअल के नाम से पढ़ा है। तो इन ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कोई भी लिविंग सिस्टम हो सकता है, जिसमें प्लांट भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो इन इसमें क्या होता है कि इन एट लीस्ट सम फॉर्म ऑल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ रिस्पांस टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो रिस्पांस भी करते हैं, वो जो स्टिमुलाई होती है उसके वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाते हैं, उनमें ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं, यानी एक सेल के भी बने हो सकते हैं, या और कुछ ऐसे जैसे इंसान है हम, हमारी बॉडी जो है ना वो बिलियन ऑफ सेल यानी बहुत ज़्यादा सेल्स की बनी होती है, इसलिए हमारे लिए टर्म यूज़ होती है मल्टी सेलर। अब जो है ना इसको आगे टैक्सोनॉमी की हम बात करें तो टैक्सोनॉमी का बेसिकली मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक क्लासेस में जो है ना वो या टैक्सा में ऐड किया जाता है, टैक्सा में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम और फिर क्लास, फिर क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली और जीनस, देन जीनस के बाद एक स्पीशीज भी आता है नेम। तो ये है बेसिकली पहला जो पार्ट था ऑर्गेनिज्म का, कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आबादी। तो जो टर्म पॉपुलेशन है ये इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है वो पॉपुलस वर्ड, जो लैटिन वर्ड पॉपुलस है उससे हुआ है, जिसका मतलब होता है पीपल के लोग। इकोलॉजी में पॉपुलेशन को इस तरह जो है ना डिफाइन किया जाता है कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेम स्पीशीज, कि एक ही स्पीशीज, जैसे इंसान जो है ना वो तमाम एक स्पीशीज है, और वो ऑक्युपाई या पर्टिकुलर प्लेस ले और वो रह भी एक खास जगह रह रहे होते हैं, इसको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे वो कहा जी चिल्तन जो है ना मारकोर पॉपुलेशन जो है ना वो सिर्फ पाई जाती है खजारा गंजी चिल्तन में, और नेशनल पार्क बलूचिस्तान में। तो इस तरह वो एक पॉपुलेशन है। फिर जो है ना हम जो पॉपुलेशन का कंसेप्ट इसी तरह समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक एरिया है, ये पाकिस्तान है, इसके अंदर जितने इंसान मौजूद हैं एक स्पीशीज, वो सारे पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। कैरेक्टरिस्टिक जो बेसिक होते हैं पॉपुलेशन की वो उसका साइज़ और डेंसिटी, साइज़ या डेंसिटी होता है, ठीक है? साइज़ ये है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन के, ये जो साइज़ होता है ये हमें ज़ाहिर करता है कि एक्सप्रेस करता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में कितने हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी ये चीज़ बताती है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ एनवायरनमेंट, कि एक यूनिट एरिया है, इतना एरिया आप लेते हो कि इसमें कितने लोग जो है ना वो रह रहे हैं, ये होती है डेंसिटी, वो जान कितनी पाती है। फिर नैटिलिटी आती है और मोर्टेलिटी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। नैटिलिटी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में न्यू बर्थ कितनी हो रही है इंडिविजुअल की, ये इसको नैटिलिटी कहते हैं। कि पॉपुलेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ नैटिलिटी, नैटिलिटी यानी यहाँ पे बर्थ होती है बच्चों की, तो जितनी ज़्यादा बर्थ होगी इतनी ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज होती है। इसमें हेचिंग आ सकता है, जर्मिनेशन और फिशन आ सकता है। हेचिंग का मतलब होता है ये जो बर्ड्स वगैरह होते हैं जो अंडों से बच्चों को जन्म देते हैं। और ह्यूमन में भी जो है ना वो नैटिलिटी रेट इज इक्विवेलेंट टू द बर्थ रेट। दूसरे नंबर पे आता है जी मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जो होता है ना वो होता है डेथ रेट, कि किसी जो इकोसिस्टम है उसमें या एनवायरनमेंट में उसमें कितने जो इंडिविजुअल हैं उनकी डेथ हो रही है, और ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है, ये डिक्रीज करता है, नेटिलिटी इंक्रीज करता है और मोर्टेलिटी डिक्रीज करता है। फिर इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन एक एक्ट होता है कि जो वंस नेटिव कंट्री के, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी कंट्री को छोड़ के जाता है, इमिग्रेशन ई वाला जो होता है इसमें। तो ये एक जो हैबिटेट होता है, जैसे यहाँ से कोई बंदा जो है ना यूरोप चला जाए तो ये वो यहाँ से एमिग्रेट हो रहा है। फिर जो है ना इसी तरह कुछ पॉपुलेशन जो है ना कोर्स ऑफ प्रेशर पॉपुलेशन दैट फोर्स द इंडिविजुअल टू लीव द रीजन एंड गेट डिस्पास। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ फोर्स वगैरह की वजह से जो है ना वो इंडिविजुअल को अपना छोड़ना पड़ता है। इसमें जो है ना इमिग्रेशन वगैरह आते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है आई में आई वाला, आईएम यानी एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन में होता है कि कोई पॉपुलेशन जो होती है ना वो आती है दोबारा, कि यहाँ पे था तो यहाँ पे दोबारा कोई इंडिविजुअल वापस आ रहा है, ठीक है? यहाँ से कोई इंडिविजुअल जो है ना वो आ रहा है, तो ये होगा आई वाला एमिग्रेशन, ठीक है? और अगर यहाँ से कोई इंडिविजुअल जा रहा है, तो जब जा रहा है तो वो होगा ई वाला इमिग्रेशन, ठीक है? तो ये जो है ना वो दो कंसेप्ट हैं। तो इसमें क्योंकि आ रहा है तो इसमें जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, लेकिन इस केस में जा रहा है तो वो पॉपुलेशन फिर डिक्रीज होगी क्योंकि कमी हो रही है बंदों की। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी।
कम्युनिटी बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये डिफरेंट जो पॉपुलेशन है उनकी असेंबलेज होती है कि वो बताया कि जैसे आप यूके जाएं, यूके में अब यहाँ पे जो है ना वो मुस्लिम पॉपुलेशन भी यानी पाकिस्तान के पॉपुलेशन भी शामिल है, इंडिया की पॉपुलेशन भी आ रही है एक जगह पे, बांग्लादेश के भी हैं और जो है ना श्रीलंका के भी हैं, तो वो सारे मिलके एक कम्युनिटी बना लेते हैं। इसमें डिफरेंट जो है ना वो पॉपुलेशन वो कहता है कि पॉपुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है तो वो एक कम्युनिटी बनाती है। तो ये इसने बताया साइज रेंजिंग फ्रॉम जो है ना इसका साइज होता है वो स्मॉल पैच लैंड से जो है ना वो और वाटर बॉडी टू एक्सटेंसिव फॉरेस्ट तक हो सकता है। माइनर कम्युनिटी जो होती हैं वो ग्रेट इन्फ्लुएंस करती हैं बाय इनपुट फ्रॉम नेबरिंग कम्युनिटी, जो छोटी कम्युनिटीज होती हैं। अब जो इसमें जो है ना वो मेन चीज़ जो होती है एक स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है कि इसमें वेरियस स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की एक लिव इन कम्युनिटी, वो एक कम्युनिटी में रह सकते हैं। यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी होती है, प्लांट और एनिमल भी रह सकते हैं जैसे जंगल में है, फॉरेस्ट कम्युनिटी आप कह सकते हो जिसमें मुख्तलिफ प्लांट्स भी हैं, मुख्तलिफ अकसाम के और एनिमल्स भी मौजूद हैं। ग्रोथ, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के इसमें जो टाइप ऑफ कम्युनिटी होती है वो डिस्क्राइब की जाती है मेजर कैटेगरी ऑफ ग्रोथ फॉर्म, जिसमें हर्ब श्रब्स और ट्रीज आते हैं। हर्ब्स बेसिकली जड़ी बूटियां होती हैं, श्रब होते हैं जो थोड़े बड़े ट्री होते हैं, प्लांट्स होते हैं लेकिन वो क्लियरली जो है ना वो ट्री नहीं होते, ट्री होते हैं जो लॉन्ग ट्रंक वाले होते हैं जिनका पूरा स्टेम होता है। फिर डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है कि इस कम्युनिटी में कोई एक जो होती है कोई मेजर कंट्रोलिंग रोल प्ले करता है, उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है और अबंडेंस भी ज़्यादा होती है, तो उसको हम डोमिनेंस कहते हैं, वो डोमिनेंट स्पीशीज़ होती है, यानी गालिब होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर जो है ना वो हू ईट होम, यानी कौन-सा किसको खाता है। ट्रॉफिक लेवल होते हैं कि जैसे नीचे सबसे लेवल पे आते हैं जी प्लांट्स, क्योंकि वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको खा रहे हैं आगे फ्रॉग वगैरह, फिर फ्रॉग को आगे जो है ना वो स्नेक वगैरह, तो ये पूरा जो है ना एक बनता है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। जैसे ये देखिए इसने बताया कि फ्लैश ईटिंग जो है जिसमें स्नेक है, ओल है, जैकल्स है और टाइगर्स है। फिर स्टडी ऑफ कम्युनिटी जो है ना वो कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ जो है ना वो साइकिल वगैरह भी पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरीकों से इसको स्टडी किया जाता है, यानी इसको क्वांटिटी के लिहाज से भी हम स्टडी करते हैं और क्वालिटी के लिहाज से भी। नेक्स्ट आता है जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बेसिकली हम जो है ना वो डिफाइन किया जाता है कि ये एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। इसमें कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं अपने इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। जैसे ये यहाँ पे जो है ना एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उनका जो ये जो है ना नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है इसके साथ जो रिलेशनशिप होता है इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल जो एक इलाके में या एक ज़मीन पे, अर्थ पे, यानी जितने भी इकोसिस्टम है या कम्युनिटीज़ हैं वो मिलके बायोस्फीयर बनते हैं। तो बायोस्फीयर जो है ना वो ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम के, जितने इकोसिस्टम सबका ग्लोबल सम ऑफ ऑल है। अब जो है ना बायोस्फीयर में इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि जो चीज़ें हैं एनर्जी विद ईच अदर स्फीयर्स, तो हेल्पिंग टू ड्राइव द ग्लोबल। इसमें बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग होती है। बायो जियोकेमिकल साइकिल ये होता है कि जो ये चीज़ें जो है ना एक साइकिल में चलती रहती हैं, जिस तरह वाटर का साइकिल है कि पानी जो है ना वो कहते हैं ट्रांसपायरेशन होती है, एवोपरेशन होती है, तो वो पानी जमा होता है, बादल दोबारा फिर वो बारिश की शक्ल में बरसता है। तो ये बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोसिस्टम होता है कंप्राइजिंग द टोटलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती है कि वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, या ये वैरायटी ऑफ लाइफ के जितनी भी वैरायटी है जिंदगी की उस सब को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर कुछ केमिकल जो प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन है और नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। देन फिर जो है ना कुछ स्टार्स का आगे जो है ना उनके बारे में बताया गया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है ना सबसे पहले इवॉल्व हुआ जिनको प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, और ये तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है ना वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से हुआ। हाँ, लेकिन उसने कहा जी कि 3.5 बिलियन जो है ना, अगर पहले की बात देखें तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना ज़मीन की, वो प्लेनेट जो मार्स और वेनस है आज के, उनके मुताबिक उनकी तरह थी। तो आस्ता आस्ता यहाँ पे जो है ना वो ब्लैंकेट बना, ऑक्सीजन आया, तो जैसे-जैसे ऑक्सीजन आया फिर ब्रीथिंग स्टार्ट हुई, फिर जो है ना ओज़ोन आ गई ताकि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो फिर जो है ना आस्ता-आस्ता यहाँ पे लाइफ मुमकिन हुई। सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन देखें तो डिफरेंस पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है? तो पॉपुलेशन बेसिकली एक जगह पे एक ही स्पीशीज़ के जो बंदे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में इंसान जो है वो सारे एक पॉपुलेशन है। फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी आपको बताया कि वो एज़ अ होल उसमें मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ आ सकती हैं, प्लांट भी आ सकते हैं, इंसान भी आ सकते हैं और साथ में जो है ना वो तमाम चीज़ें मिलके एक कम्युनिटी बना लेती हैं। लेवल हम देखेंगे, फिर इंडिविजुअल जिसमें आता है, फिर पॉपुलेशन आता है, फिर कम्युनिटी और फिर इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। देन नेम सम पैरामीटर यूज्ड टू स्टडी अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए कौन से पैरामीटर
इस्तेमाल होते हैं पर साइज़ जो है ना फिर डोमिनेंस डेंसिटी। बायोस्फीयर इज़ लिंक्ड टू अदर स्फीयर्स ऑफ अर्थ इन लिस्ट देम। तो बायोस्फीयर कैसे दूसरे जो अर्थ के हैं जैसे बायोजियोकेमिकल यानी इसमें हाइड्रोलॉजिकल वाटर वाला आ जाता है, लिथोस्फीयर आ जाता है जिसमें रॉक्स वगैरह हैं। और व्हेन वाज बायोस्फीयर इवॉल्व, बायोस्फीयर कब इवॉल्व हुआ है, कितने 100 साल पहले। तो दूसरे जो इम्पोर्टेंट है जी, अब सेक्शन 2.2 में हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देख रहे हैं। इकोसिस्टम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है, ऑल जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं अमॉन्ग देमसेल्फ, अपने साथ भी, एक दूसरे के साथ भी, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसमें टेम्परेचर है, वाटर है, इन सब के साथ भी जो इंटरेक्शन होता है इसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट जो डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल साइकिल हो सकते हैं, वाटर साइकिल हो सकता है, और ये अब कंप्लीट जो इकोसिस्टम होता है वो एग्जिबिट करता है फॉलोइंग कैरेक्टर। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिंदा चीजें आ जाती हैं, इसमें इंसान भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में लाइट आती है, वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगी, टेम्परेचर आएगा। फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे फ्लो करती है, यानी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, फिर प्लांट को कुछ जो है जो हर्बीवोर होते हैं वो खाते हैं, जिनको हम सब्जी खोर या जो है ना वो सब्जा खोर कहते हैं। फिर साइकिलिंग ऑफ मटेरियल, और जो मटेरियल्स हैं वो साइकिल में की शक्ल में चलते हैं, यानी जैसे नाइट्रोजन है, जो अब कोई ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो डेड होने के बाद उसकी बॉडी को दोबारा तोड़ा जाता है और वो नाइट्रोजन जो होती है वो दोबारा फिक्स करके इन्वायरमेंट में जो उसकी 78 या 79% जो उसकी परसेंटेज है उसको मेंटेन रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करें तो एक रिलेशनशिप एग्जिबिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग चीज़ों के साथ। तो इस व्यू को हम अपने माइंड में रखते हुए कंसीडर करते हैं कि अर्थ जो है ना वो जॉइंट इकोसिस्टम है, जहाँ पे एबायोटिक यानी नॉन लिविंग चीज़ें और बायोटिक लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्ट रिएक्ट करते हैं, यानी और एक दूसरे को ब्रिंग अप फोर्थ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंज, और उसमें जो आती है ना वो फोर्थ स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस आती हैं उनमें। तो वास्ट इकोसिस्टम जो बायोस्फीयर है वो डिफिकल्ट टू हैंडल है क्योंकि बहुत बड़ा है, तो हम कन्वीनियंस के सेक के लिए उसको जनरली सब डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इकोसिस्टम में टेरिशरी इकोसिस्टम होता है जो खुश्की के ऊपर, जिसमें फॉरेस्ट है, डेजर्ट है और ग्रास लैंड है जो अर्थ के ऊपर जो मौजूद है, इन सबको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। एक्वेटिक जो फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, यानी इसमें अब जो बहता हुआ पानी है उसमें भी और समुद्र में भी। और फिर आते हैं मेन मेड जो होते हैं इकोसिस्टम, जिसमें क्रॉप लैंड है जहाँ पे फसलें वगैरह उगाते हैं, और सिटीज जो इंसानों ने बनाए हैं। देन जो इकोसिस्टम है वो एक सिंगल लॉग भी हो सकता है या पॉन्ड भी हो सकता है, यानी एक तालाब भी हो सकता है, और एक बहुत बड़ा समुंदर और डेजर्ट भी हो सकता है इकोसिस्टम। तो ये हम इकोसिस्टम में आप देखते हैं। इकोसिस्टम जो टर्म थी, ये जो नाम था इकोसिस्टम, ये एजी टेंसले ने जो थे ना उन्होंने 1935 में प्रपोज किया था। मैनी पैरेलल टर्म जो है ना इसके सिनोनिम भी आते हैं। वेरियस इकोलॉजिस्ट जिन्होंने जो है ना प्रपोज किए हैं, जैसे बायो बायो को इनोसिस जैसे कार्ल मोबिस ने दी थी। फिर माइक्रो माइक्रोकॉज़म फोर्ब्स ने दी थी 1887 में। होलोसून दी थी फ्रेडरिक ने। बायोसिस्टम दी थी जी थायनमैन ने। और फिर जो है ना जियो ब्लॉको एनोसिस दी थी सुखचेव ने। और फिर बायो इनर्ट बॉडी जो है ना वो दी थी वार्ना डस्की ने। और फिर इकोनिज्म, यानी ये मुख्तलिफ उसके लिए नाम दिए गए थे इकोसिस्टम के लिए, जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने लिहाज से इकोसिस्टम का नाम दिया। अब रिसेंट ईयर में जो था ना इकोलॉजी की जो स्टडी थी वो ऑफ इकोसिस्टम अंडरटेक बिसाइड स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी डिफरेंस फूड रिलेशनशिप जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का तमाम जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के उसको स्टडी किया गया है। इसको बायोएनर्जेटिक अप्रोच कहते हैं कि जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इकोसिस्टम में तमाम जो चीज़ें होती हैं जो एनर्जी मूव करती है ये सारी चीज़ें। काइंड ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम की काइंड की बात करें तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है, टेम्पररी और परमानेंट हो सकता है, छोटा और बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है। अब नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल का मतलब ये है कि कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं, ऑपरेट देमसेल्फ विदाउट मेजर इंटरफेरेंस ऑफ बाय मैन। इसमें क्या होता है कि नेचुरल ये कुदरती तौर पे चलती है, यहाँ पे मैन का इतना इंटरफेयर नहीं होता। इसमें दो तरह के हैं, टेरेस्ट्रियल हैं और एक्वेटिक हैं। आप जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में तो फॉरेस्ट, ग्रेसलैंड और डेजर्ट है, जबकि एक्वेटिक में आता है जो पानी में होते हैं। एक्वेटिक को आगे जो है ना वो डिवाइड किया गया है, जिसमें आ जाते हैं दो, फ्रेश वाटर और मरीन। फ्रेश वाटर बेसिकली होता है दे मे बी लॉटेक, लॉटेक यानी रनिंग वाटर, जिस तरह सफरिंग वगैरह जो बहता हुआ पानी है उसमें, या लेंटिक भी हो सकता है। लॉटेक
जो बहते हुए पानी में और लेंटिक जो स्टैंड वाटर होता है जैसे लेक पॉन्ड वगैरह एक जगह पे जहाँ पे रुक जाता है जिसमें पूल आता है स्विमिंग पूल कह लें। फिर मरीन इकोसिस्टम में मरीन जो समुद्र वगैरह में होता है जो साल्ट वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे नमकियात ज़्यादा होते हैं नमक ज़्यादा होता है ये। नीचे उसने दिया हुआ है कि टर्न ओशन और सी में क्या डिफरेंस है ठीक है। तो जो है ना ओशन एक सी तो आपको पता ही है इंडियन जो है ओशन है फिर अरेबियन ओशन है और फिर जो है ना सी एक बड़ी टर्म होती है उसके आगे जो है ना पार्ट्स ओशन जो है ना वो डिवाइड होते हैं। देन आता है जी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन मेड होता है यानी मसनूई तौर पे जिसको मैन इंजीनियर करते हैं इकोसिस्टम को जिसमें प्लान की जाती हैं चीज़ें नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब रेगुलरली बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लान मैनिपुलेशंस प्लान किए जाते हैं जैसे क्रॉप लैंड्स वगैरह होते हैं जैसे हम जो है ना क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं सिटीज बिल्ड करते हैं विलेज बनाते हैं। माइक्रो इकोसिस्टम आता है जो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल लेवल पे। नेचुरल इकोसिस्टम जो है ना बहुत बड़े होते हैं तो उनको छोटे-छोटे कुछ फैक्टर्स में जो है ना वो डिवाइड किया जाता है और उनको माइक्रो इकोसिस्टम बनाया जाता है ताकि इजीली जो है ना वो इकोलॉजिस्ट बाउंड्रीज वगैरह लगा के इजीली जो है ना उनको रिड्यूस करके ताकि इजीली अपने सहूलत के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इकोसिस्टम की बात करें तो स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं कि इकोसिस्टम में जो है ना वो बात कर चुके हैं कि दो तरह की चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। उन्हीं को अब हम डिवाइड कर जो है ना डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती हैं एबायोटिक या नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं एक इकोसिस्टम के। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आता है जी क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होती है कि जो इर्द-गिर्द का जो आब-ओ-हवा है उसकी जो कंडीशंस हैं, जिसमें हवा भी आ सकती है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है और लाइट है। उनकी ड्यूरेशन कि वो जैसे गर्मियों में जो लाइट है वो ज़्यादा देर सूरज रहता है, सर्दियों में जल्दी जो है ना वो दिन कम होता है। तो ये फिर पीएच ह्यूमिडिटी पीएच यानी कि कोई जगह जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो है ना कुछ वाटर वगैरह आता है, कार्बन है। ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, फास्फोरस ये भी जो है ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ये इंटरफेयर करते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको हेल्प भी करते हैं। फिर कुछ बायो जियोकेमिकल साइकिल भी आते हैं जो हम आगे जो है ना वो अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर स्टैंडिंग स्टेट या फिर स्टैंडिंग क्वालिटी देखी जाती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कुछ हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह हैं जो हम फूड से लेते हैं। फिर ह्यूमस वगैरह है। ह्यूमस होता है बेसिकली जो डार्क जो सॉइल होती है, जो ज़मीन के ऊपर जो काली सी मिट्टी नहीं होती जो इसको हम कहते हैं कि ये ज़रखेज़ है, उसको ह्यूमस कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जी बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स के इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं या लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो जिसमें जिंदा चीज़ें आती हैं। इसमें अब ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है पहले नंबर पे ए में जो है। तो ऑटो का मतलब होता है कि सेल्फ, ट्रॉफिक नर्शिंग के ये ऐसे होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जिसमें प्लांट आते हैं ऑटोट्रॉफिक में। ये करते हैं ऑटो ट्रैफिक में प्लांट आते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं जी अपनी फूड को बाय कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं दैट बिकम्स लॉक्ड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स वगैरह बन जाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है ना वो हमने पहले यूनिट में पढ़ी थी कि किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके तो आगे शुगर बना रहे हैं C6H12O6 फूड के तौर पे जो है ना प्लांट। इसमें आप फोटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं केमोट्रॉफ्स भी। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि जो सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं उनमें जैसे प्लांट का लीफ है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ना ग्रीन कलर का होता है वो उसको सोलर एनर्जी उस पे पड़ती है यानी सूरज की लाइट तो वो जो है ना इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ट्री ग्रासेस वगैरह में ये होता है। कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। कीमो होते हैं जो केमिकल को यूज़ करते हैं। तो इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं और ये केमिकल वगैरह को यूज़ करके जो है ना अपनी फूड बनाते हैं जिस तरह बैक्टीरिया हैं सल्फर वगैरह को इस्तेमाल करके करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम स्टडी करें ऑफ इकोसिस्टम व्हेन इन टर्म ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफी इज़ यूज्ड। उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट। हेटेरो का मतलब ये होता है कि जो अपनी फूड वगैरह खुद ना तैयार कर सकें। हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक नर्सिंग के वो ये ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करते हैं। प्रीडोमिनेट द एक्टिविटीज ऑफ यूटिलाइजेशन रीअरेंजमेंट डिकम्पोजिशन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर के जो स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे जो कोई भी डेड चीज़ होती है उसको वो ख़त्म करते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये। तो हेटेरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कंज्यूमर होते हैं। ये बेसिकली दूसरी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसमें यूजुअली जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कि प्लांट्स वगैरह जो डेड हो जाते हैं या उन पे डिपेंड करते हैं उनको एज़ अ फूड तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मैक्रो कंज्यूमर भी आते हैं। मैक्रो कंज्यूमर होते हैं जो बड़े होते हैं। इनको जो है ना वो फैगोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। फैगो का मतलब होता है टू ईट।
तो ये मेनली एनिमल्स होते हैं जो कंज़्यूम करते हैं मोस्टली ऑर्गन जो है ना जिसमें आते हैं ऑर्गेनिज़्म आर चंक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर जिसमें प्लांट वगैरह भी आ सकते हैं। अब आगे इन मैक्रो कंज़्यूमर को भी डिवाइड किया गया है जिसमें हर्बीवोर्स भी आते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं क्योंकि प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। तो हर्बीवोर उर्दू में इनको सब्ज़ख़ोर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं जो गोश्तख़ोर जिनको हम कहते हैं जो गोश्त खाते हैं। यानी पहले नंबर पे आके हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाते हैं पहले, प्लांट्स को खाने वालों को जो है ना वो फिर कार्निवोर जो गोश्तखोर होते हैं वो खा जाते हैं। हर्बीवोर जो होते हैं वो लिविंग प्लांट जो हर्बीवोर होते हैं वो प्लांट पे सिर्फ रहते हैं, इसलिए उनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है जिसमें मोस्टली इंसेक्ट, अशरात वगैरह हैं और ज़ूप्लैंक्टन्स हैं, जैसे जेलीफिश, वर्म्स वगैरह और कुछ हायर एनिमल्स हैं जिसमें डियर, कैट और एलिफेंट है जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर। ये ऐसे होते हैं कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जबकि ओमनिवोर्स वो होते हैं जो गोश्त भी खाते हैं और एनिमल्स यानी जो प्लांट्स भी खाते हैं। दोनों चीज़ें जो खाते हैं उनको ओमनिवोर्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जी कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर होते हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं। ये इनको कंज्यूमर को डिकम्पोज़र कहा जाता है। डिकम्पोज़र या रिड्यूसर कहा जाता है या सैप्रोट्रॉफ या स्कैवेंजर जो कचरे वगैरह या गंद वगैरह पे भी खाते हैं, डेड बॉडीज़ पे बैठते हैं। इसमें मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह आते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डेड और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के होते हैं। उनको ये तोड़ते हैं, डिकम्पोज़ करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे-छोटे में और फिर उनको दोबारा ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं। द डिकेइंग डेड मैटर इज़ आल्सो नोन एज़ ऑर्गेनिक डिट्राइटस। तो इसको डिट्राइटस भी कहा जाता है जो लैटिन वर्ड जो है ना डिटरेरी से निकला है जिसका मतलब होता है वेयर अवे कि उसको घिसा देना, खत्म कर देना। अब एग्जांपल देखें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम की एग्जांपल में सबसे पहले आ रहा है जी एबायोटिक इकोसिस्टम। एबायोटिक इकोसिस्टम में हमने पहले ही देख लिया कि नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं। नॉन लिविंग चीज़ों में अब वाटर है, पीएच है, लाइट है, और फिर जो है ना कुछ हमने पढ़ा था कि इसमें मिनरल्स वगैरह आते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सारी सोडियम क्लोराइड वगैरह जो चीज़ें जो है ना वो नॉन लिविंग है। और फिर बायोटिक कंपोनेंट में हमने प्रोड्यूसर्स का पढ़ा कि जिसमें प्लांट्स वगैरह आते हैं जो फूड अपनी खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कुछ मौजूद हैं। फिर ये जो है ना ये फूड प्रिपेयर करते हैं और वो फूड इस्तेमाल की जाती है। मैक्रोफाइट्स आते हैं, मैक्रोफाइट जो है ना वो लार्ज साइज़ जैसे प्लांट्स हैं, जो फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं। कंप्राइज़ 3 टाइप ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहते हैं। पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड कि जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हुए हैं, जो अटैच होते हैं किसी के साथ। फिर कुछ फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं पानी के ऊपर। कुछ इमर्जेंट एक्वेटिक प्लांट होते हैं। कॉमन जो है जिसमें हाइड्रेला है, मर्सेलिया है, सैजिटेरिया है, इलियोक्रिस है, ये सारे जो है ना इसमें आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है ना माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग सस्पेंडेड लोअर प्लांट आते हैं जिसमें एल्गी वगैरह हैं, जो थ्रू आउट द वाटर बट मेनली इन फोटिक जोन, वहाँ पे जहाँ पे धूप पहुँचती है जैसे स्पाइरो वगैरह, यूलोथ्रक्स, वोल्वॉक्स है, डायाटम्स है, एनाबिना है, ऑस्ट्रेलिटेरिया है और क्लेमेडोमोनास। देन दूसरे नंबर पे आते हैं ये प्रोड्यूसर्स हो गए, ये कंज्यूमर। कंज्यूमर वो आते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट से अपनी फूड लेते हैं, जिसमें हर्बीवोर्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर जिनको कहा जाता है और जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, जिनको हम सब्ज़ख़ोर भी कहते हैं, सब्ज़ाखोर। ये जो है ना प्लांट के ऊपर डायरेक्टली जो है ना वो करते हैं इन्कसार। ये लार्ज ग्रुप हो सकते हैं या माइन्यूट हो सकते हैं साइज़ में। जैसे आप बेंथोस हैं, बेंथोस वो होते हैं जो बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स हैं, जिन्हें बॉटम में जो रहते हैं, जो पानी के बॉटम में रहते हैं, पेंदे में। और दूसरे नंबर पे आते हैं ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं जो चीफली फाइटोप्लैंक्टन जो चीफली जो है ना वो जो समुद्र में पौधे पाए जाते हैं, उन पे ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। उसके बाद आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, जो गोश्तखोर होते हैं, जो गोश्त खाते हैं। ये जो हर्बीवोर हैं, ये जो ऊपर बात हो गया इन सब की, इन सबको ये कार्निवोर्स खा जाते हैं। इसमें some insects are the names of जो है ड्रैगनफ्लाइज which feed upon aquatic insects। तीसरे नंबर पे आता है जी कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं, यहाँ पे जो टर्शरी कंज्यूमर के तौर पे आएंगे। कुछ कार्निवोर्स होंगे गोश्तखोर जो इनको भी खाएंगे, कार्निवोर्स को, ठीक है, जिसमें जो लार्ज फिश होती हैं वो स्मॉलर फिशेस को खा जाती हैं। उसके बाद आता है डिकम्पोजर। यहाँ पे एक टर्म ओमनीवोर्स भी होनी चाहिए जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स होते हैं कि जब चीज़ें खाने के बाद जो है वो डेड हो जाती हैं तो उनको फ्रैक्शन करने के लिए, उनके टुकड़े करने के लिए डिकम्पोज किया जाता है उसको ऑर्गेनिक मैटर में। तो ये काम जो है ना वो बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। इसकी वजह से जो है ना वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक डेड बॉडी डेड रहे, एक ही जगह पड़ी रहे तो वो बदबू स्मेल छोड़ देगी। तो इसी तरह ये जब उसको
तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोबारा सॉइल में मिल जाते हैं। अब इसमें असेसमेंट के लिए जो क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट इकोसिस्टम की लिखें। इकोसिस्टम की कितनी कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस-किस तरह के इकोसिस्टम होते हैं। काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, टेरिtorial है। फिर जो है ना आगे टेरिtorial फॉरेस्ट वाला आ जाता है, लैंड वाला आ जाता है, डेजर्ट वाला, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मरीन। इनलिस्ट करें फिजिकल फैक्टर जिसमें वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है। देन ऑटोट्रॉफ्स जो फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ जो है ना माइक्रो ऑटोट्रॉफ और जो है ना वो मैक्रो ऑटोट्रॉफ्स। व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर? डीकम्पोजर जो ऑर्गेनिज्म जो मरी हुई चीजें हैं उनको तोड़ फोड़ करते हैं, इनका रोल क्या है डीकम्पोजर का। अब हम देखते हैं जी फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम के, एक इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। हाँ, तो इकोसिस्टम में हमने पहले बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों को तो क्लियर कर दिया है। तो ये सारी जो है ना एबायोटिक का ज़िक्र है यहाँ पे, ये देखें, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह उसने बात की है। फिर ऊपर हमने ये भी बात कर ली है हर्बीवोर कौन से होते हैं, कार्निवोर्स कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सब कुछ इकोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को जो है ना वो कन्वर्टर कहते हैं, क्योंकि उनके व्यू में जो है ना वो पॉपुलर एंड प्रिवेलेंट टर्म जो प्रोड्यूसर्स है वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, मिसलीडिंग करती है। यानी ये कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को, और ये किस तरह कन्वर्ट करते हैं, जो सोलर एनर्जी होती है उसको आगे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दो इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग। एनर्जी जो होती है वो प्लांट में बनती है, वो फिर आगे फ्लो करती है, और दूसरा होता है मिनरल साइकिल के मिनरल जो है वो साइकिल में चलते हैं। तो फिजियोकेमिकल ये इंटरेक्शन होता है फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट का बायोटिक कम्युनिटी को, जिसको हार्ट ऑफ इकोसिस्टम डायनामिक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट टू नोट है कि इकोसिस्टम एनर्जी फ्लोज इन नॉन साइक्लिक मैनर। एनर्जी जो होती है वो नॉन साइक्लिक मैनर में फ्लो करती है, कि एक से दूसरे में जाती रहती है फॉर्म में। जबकि जो साइक्लिक मैनर में जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, वेयर द मिनरल्स कीप ऑन मूविंग इन अ साइक्लिक मैनर। जो मिनरल्स है वो साइक्लिक मैनर में, जैसे वाटर है, बादल बने, दोबारा बारिश हुई, फिर जो है ना वो प्लांट ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं, समंदर के ऊपर से ऑपरेशन हो रही है और दोबारा वो बादल बन के जा रहा है। तो ये प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम में वही बात आती है, सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये इसको इसी तरह डिफाइन किया जाता है कि जो रेडिएंट एनर्जी है जो सन से आ रही है उसको स्टोर किया जाता है बाय फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर जो प्लांट्स होते हैं उनकी। अब इसमें ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली रेफर करती है कि जो तमाम टोटल फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो फूड बनता है, ऑर्गेनिक मैटर जो यूज होता है रिस्पिरेशन में ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड, तमाम को जो है ना ग्रॉस यानी जीपीपी कहा जाता है। ये डिपेंड करती है क्लोरोफिल कंटेंट के, कितना क्लोरोफिल कंटेंट है। रेट इसका डायरेक्टली जो है ना वो एस्टिमेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से, या फिर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूज हुई है, इस लिहाज से। दूसरा आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड। तो पहले में ये होगी प्राइमरी के जितनी बनती है, और नेट वो होती है कि जो यूज के होने के बाद जो प्लांट स्टोर कर लेते हैं उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ना उसको आप मेजर कर सकते हैं फॉलोइंग मेथड से, खरवेस्ट मेथड, ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड यानी लाइट और डार्क मेथड, यानी आप एक प्लांट के एक हिस्से को डार्क में रखें, एक को लाइट में रखें, और चेक करें कि लाइट वाली साइड पे जो है ना कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। फिर जो है ना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो रेट ऑफ एनर्जी होती है जो स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल, कि जो कंज्यूमर के लेवल पे स्टोर की जाती है। जैसे हमारी बॉडी में हम प्लांट को खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। फिर कार्निवोर्स और डिकम्पोजर इन सब के जिक्र होता है। ये यूटिलाइज करते हैं प्रोड्यूस फूड को, और रिस्पिरेशन, और उसको रिस्पिरेशन में इस्तेमाल भी करते हैं, उससे एनर्जी भी लेते हैं, और फिर कन्वर्ट करते हैं फूड को डिफरेंट टिश्यूज बाय ओवरऑल प्रोसेस की मदद से। तो ये जो होती है ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। इसको ओडम ने जो है ना इस तरह कहा था कि यूज टू टर्म एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी यूज करना, देन प्रोडक्शन एट दिस लेवल। सेकेंडरी प्रोडक्टिव इनफैक्ट रिमेन मोबाइल, ये फिर घूमती रहती है, मोबाइल है, हरकत करती रहती है। नेट प्रोडक्टिविटी है, नेट प्रोडक्टिविटी ये होता है रेट ऑफ स्टोरेज ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूमर, कि ये वो रेट होता है, स्टोरेज होती है ऑर्गेनिक मैटर की, जो हेटेरोट्रॉफ या कंज्यूमर यूज नहीं करते। इसको नेट प्रोडक्टिविटी कहते हैं, इक्विवेलेंट टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, और ये इक्विवेलेंट होती है, और माइनस इसको निकाला कर सकते हैं माइनस कंजप्शन बाय हेटेरोट्रॉफ्स। एक यानी नेट होती है उसमें से माइनस कर लेते हैं जो है ना वो जो कंज्यूम की जाती है, और जो बाकी बचती है वो नेट प्रोडक्टिविटी रह जाती है।
फूड चेन जो इकोसिस्टम में होते हैं, अब जो इकोसिस्टम में होते हैं वो एनर्जी ट्रैवल करती है फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू अदर, एक ट्रैफिक लेवल से अदर, कि एनर्जी की जो पोजीशन होती है, इसमें अब ट्रैफिक लेवल को डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं बाय विच इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो एक नीचे प्रोड्यूसर्स हैं यानी प्लांट्स हैं, फिर हर्बीवोर्स हैं, फिर जो है ना कार्निवोर्स हैं, ये सारे जो है ना ट्रैफिक लेवल होते हैं। वन यहाँ पे T1 होता है, T2 और T3। हाँ, तो ये जो एक पैटर्न होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना एक लाइन में लीनियर यानी एक लाइन में एक लाइन चेन में ईट करते हैं, इसको फूड चेन कहते हैं। इस तरह यहाँ पे प्लांट लिख देंगे, यहाँ पे इंसेक्ट और यहाँ पे आगे फ्रॉग वगैरह। तो ये प्राइमरी जो है ना वो होता है ट्रैफिक लेवल और फूड चेन। तो फूड चेन ही जो है ना वो आगे फूड वेब बनाता है। तो बाकी इसमें यही बातें हैं कि किस तरह से एनर्जी ट्रैवल होती है। प्लांट की वो ज़िक्र कर रहा है, प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उनको इंसेक्ट्स वगैरह या उनको जो है ना प्राइमरी प्रोड्यूसर खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो कहता है कि जो एक पहले सबसे जो है ना वो 1000 कैलोरीज बनती हैं, लेकिन वो दूसरे में जो है ना वो हर एक के साथ 10% कम होती जाती हैं। दूसरे में जो है ना वो फिर पहले में 10,000 बनेगी, दूसरे में 100 जाएगी और तीसरे में 10 तक पहुँचेगी। तो ये और नंबर एंड पे जो है 1 कैलोरी पहुंचेगी। ये फूड चेन की वो बात कर रहा है, ये जैसे उसने दिखाया हुआ है। देखें, फ्लावर था, फ्लावर को कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर को आगे फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को दोबारा ओल खा रहा है। अब जो है ना इसमें सबसे पहले आता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो हम कहते हैं चलते हैं जो, तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है ना, इसमें फूड चेन स्टार्ट करता है लिविंग ग्रीन प्लांट्स, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं और ऑन टू द कार्निवोर, और फिर ये जो हर्बीवोर्स हैं इनको कार्निवोर्स खाते हैं। इकोसिस्टम जो विद सच टाइप ऑफ फूड चेन जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि सोलर रेडिएशन के जो के सूरज की रोशनी में जो फूड बनती है, और उस फूड को जो है ना प्लांट को खाते हैं, और उन प्लांट्स को आगे जो है ना वो खा जाते हैं कार्निवोर्स। दूसरे नंबर पे आता है डीट्रिटी जो है ना ट्रीटिस फूड चेन। डीट्रिटिस होता है कि बेसिकली जो है ना वो जो डेड चीज़ें होती हैं उनको वो खाते हैं। तो दो ऑर्गेनिक वेस्ट और डेड मैटर जो होता है वो डिराइव किया जाता है ग्रेजिंग फूड चेन से, वो जनरली टर्म्ड एज़ डीट्रिटिस, उसको डीट्रिटिस कहा जाता है। इसमें जो है ना एनर्जी कंटेंट होती है डीट्रिटिस जो डेड चीज़ होती है उसमें, और इकोसिस्टम एज़ अ होल, तो वो फिर जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़-फोड़ करते हैं और एनर्जी दोबारा जो है ना वो फ्लो करती है। ये मोस्टली एक एल्गी, बैक्टीरिया और कुछ जो मोल्ड या फंजाई वगैरह करते हैं कि वो जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको वो ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी दोबारा मूव करती है। अहमियत क्या है जी, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है कि फूड चेन जो होते हैं ना वो हम स्टडी करने के लिए फीडिंग रिलेशनशिप और इंटरेक्शन हमें देखना पड़ता है ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिस्टम में, इकोसिस्टम में। तो इस पूरे को जो है ना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, और जो भी मूवमेंट होती है टॉक्सिक सब्सटेंस की, सर्कुलेशन होती है मैटर की, इस पूरे को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। एक टर्म उसने आगे डीडीटी दी है, उसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डोपनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, कि ये नॉन एक सिंथेटिक पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड होता है कोई स्प्रे वगैरह जो यूज़ की जाती है पेस्ट को किल करने के लिए। ये स्विस जो केमिस्ट पॉल वर्मेन जो थे उन्होंने बनाई थी, जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ताकि मलेरिया वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट टर्म आती है फूड वेब। अब ऊपर हमने फूड चेन पढ़ा था, फूड चेन हमने एक लीनियर में पढ़ा था। तो ये जो डिफरेंट फूड चेन होते हैं, जब आप इनको डिफरेंट लाइन को मिलाएँगे आपस में, तो ये एक फूड वेब बना देंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी यही आती है कि इन अ गिवन इकोसिस्टम वेरियस फूड chains are linked together and interact each other to form a complex network called food web। तो ये सारे एक फूड वेब मिलके बनाते हैं। तो इसमें डिफरेंट जो होते हैं फूड चेन वो इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, फिर जो है ना पहले प्रोड्यूसर्स हो गए हर्बीवोर्स। ये देखें, ये इधर भी डिपेंड कर रहा है, इधर भी जा रही है, इधर भी और इधर भी, और चारों साइड पे जो है ना वो देखें जा रही है, और आगे इसको ये भी खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है, इसको आगे ये खा रहा है, ये फिर दोनों इन दोनों को खा रहा है, देखें। तो ये एरो शो कर रहे हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनता है इसको फूड वेब कहते हैं, नेटवर्क जो पूरा बनता है। इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड में बेसिकली ये दिखाया जाता है कि पिरामिड की शक्ल में जो ऑर्गेनिजम्स है उनको अरेंज किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि प्रोड्यूसर्स आते हैं पहले नंबर पे, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी को सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे T1 है पहला ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पे T2, T3 और T4। तो ये जो है ना इसमें, और जो है ना लेवल पे एनर्जी जो है ना रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट।
सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ हो गए जो खुद फूड बनाते हैं, फिर हर्बीवोर और हेटेरोट्रॉफ, ये हर्बीवोर हो गए, कार्निवोर्स हो गए, फिर जो है ना एंड पे आते हैं डेड और डिके दोबारा करके जब इनकी डेथ होती है तो वो दोबारा इस इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं। तो जो सिंस सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, तो हर ट्रैफिक लेवल पे कुछ एनर्जी जो है ना हीट की शक्ल में लॉस भी होती है। तो ये फिर जो है ना दिस रिलेशनशिप इज समटाइम कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड, इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है ये पिरामिड होता है क्योंकि ये पिरामिड की शक्ल में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। कंसेप्ट एनर्जी का क्या है, तो एनर्जी होती है बेसिकली, एनर्जी की डेफिनेशन है कि कैपेसिटी टू टू वर्क, काम करने की जो सालियत होती है उसको एनर्जी कहते हैं। बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिक्वायर करती हैं, हम जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो जो सूरज की रेडिएशन एनर्जी यानी जो सोलर एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में प्लांट्स चेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो ये होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एनर्जी फ्लो, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम सन टू प्लांट्स, और प्लांट के बाद जो है ना तमाम जो हिटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं वो हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स को खाते हैं। ये हो गया सन, सन से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स बना रहे एनर्जी, इनको खा रहे हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर की डेथ के बाद डिकम्पोज हो रहे हैं, डिकम्पोज होने के बाद दोबारा वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट है उसमें शामिल हो जाते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है कैलोरी। ठीक है। तो यूनिट मेजरमेंट जो एनर्जी का किया जाता है वो वर्क डन बेसिकली इन लिफ्टिंग 1 ग्राम ऑफ वेट टू अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तक जो 1 ग्राम की जो लिफ्ट करते हैं इसके दौरान जो वर्क डन होता है इसको एनर्जी कहते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो एनर्जी का जो 1 करोड़ जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 1 जूल के। एनर्जी का जो है ना वो हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज, हीट को कैलोरी में मेजर किया जाता है। 1 कैलोरी जो होती है वो इक्वल होती है कि इतनी हीट चाहिए कि 1 ग्राम जो वाटर है उसका 41 जो है ना सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, जैसे 14.5 से 15.5 हो जाए। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में आता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है इकोसिस्टम में, जो ट्रांसफॉर्म होती है एक जगह से दूसरी जगह में, एक शक्ल से दूसरी में। तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रीचिंग एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया, ये पर यूनिट एरिया में जो क्वांटिटी एनर्जी की होती है वो 1 घंटे में भी हो सकती है या 1 डे या 1 साल में। दूसरे नंबर पे क्वांटिटी जो एनर्जी की ट्रैप होती है ग्रीन प्लांट्स में, जो कन्वर्ट करते हैं जी केमिकल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस की मदद से। फिर क्वांटिटी आती है पाथ, जो जिस पाथ पे एनर्जी जो है ना वो फ्लो करती है प्लांट से लेके आगे कंज्यूमर तक। तो ये सारा जो है ना इकोलॉजिकल एनर्जेटिक होता है। इसमें देखें कि जो लाइट है, लाइट वो एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। देखें यहाँ से गामा रे से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है, जिसमें रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड है। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो नज़र आता है विजिबल। विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज होती है वो 400 टू 700 नैनोमीटर होती है, और इसमें से आर जो है वो 390 टू 760 तक बात होती है। और जो है ना ये होता है कि ये इसकी इंटेंसिटी वगैरह हेल्प करती है। अब विजिबल लाइट उसने बता दिया कि ये लाइट का ऐसा पोर्शन होता है जो ह्यूमन के लिए विजिबल होता है, हम इसको खाली आंख से देख सकते हैं। ये 380 टू 750 होता है, और 760 380 से बिफोर और 760 से ऊपर जो है ना वो नहीं हम देख सकते। 380 से बिफोर जो है ना बिफोर या उससे नीचे अल्ट्रा वायलेट वेज है, और 760 से ऊपर जो है इंफ्रारेड है। लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लॉस क्या हैं, तो एनर्जी जो है ना फर्स्ट था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो है ना वो बेसिकली कहता है कि एनर्जी को ना ही आप बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं, बल्कि ये सिर्फ जो है ना एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है। एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना हम इसको बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, ये सिर्फ जो है ना वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाती है। एक्स्ट्रो एक्सोथर्मल होता है प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी कोई प्रोसेस हो रहा है और एनर्जी बाहर निकल जाए उसको एक्सोथर्मल कहते हैं। लेकिन कुछ एक होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक उसमें होती है कि एक प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी आप उसको दे रहे हो, ठीक है, एनर्जी आप दे रहे हो तो वो होगा एंडोथर्मिक, अंदर की तरफ आ रही है। तो एसिमिलेटेड एनर्जी एंड रेस्पिरेशन एनर्जी, एसिमिलेटेड का मतलब होता है कि बेसिकली यूज करना। हाँ, तो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डाइजेस्ट करते हैं, अब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो इसको कहते हैं एसिमिलेट करना। एसिमिलेटेड एनर्जी जो हमें स्पोर्ट्स मेंटेन करने में हेल्प देती है, ये जो हम फूड वगैरह खाते हैं वो हमें मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, तमाम जो हमारे बॉडी के फंक्शन है वो परफॉर्म करने में। फिर रिस्पिरेशन में बेसिकली यही होता है कि जो एनर्जी हम हासिल करते हैं, जो फूड खाते हैं उस फूड की ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी हासिल करते हैं, इसको रिस्पिरेशन कहा जाता है, रिस्पिरेट एनर्जी कहा जाता है।
मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी प्रोड्यूसर की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है? तो इन जनरल जो है ना वो 55 टू 75% जो होती है वो एस्टिमेटेड एनर्जी की वो स्पेंड होती है मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी प्रोड्यूसर। जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी इंटरेक्शन के इंटरेक्शन कैसे करती हैं एक दूसरे के साथ। तो इंटरेक्शन बेसिकली दो तरह का होता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इस तरह का होता है कि एक स्पीशीज का दूसरी के साथ, और इंट्रा स्पेसिफिक होता है कि एक ही स्पीशीज के अंदर, जैसे इंसान अगर एक दूसरे के साथ compete करेंगे तो वो इंट्रा स्पेसिफिक होगा, और अगर इंसान किसी दूसरे जानवर के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे फूड के लिए लड़ते हैं, तो वो होगा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 6 टाइप का जनरली जो है ना इंटरेक्शन होता है, जिसमें नंबर 1 पे है पॉजिटिव। पॉजिटिव में 2 तरह के हैं, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि बोथ का बेनिफिट होता है, दोनों का, कि एक स्पीशीज़ दूसरी के ऊपर अगर डिपेंड करते हैं, जैसे हमारे कॉलन में जो है ना वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं, एक तो इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में और दूसरा विटामिन के बनाने में। जबकि इधर जो होते हैं ना और हम उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसी तरह दूसरे नंबर पे होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म भी एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है। इसमें बेसिकली होता है कि एक बड़ी फिश है, उसके साथ एक छोटी फिश जो है ना वो अटैच होती है, लेकिन वो उसको नुकसान को नहीं पहुंचाती। जब वो बड़ी फिश जाती है एक जगह से, वो फूड खाती है, जो कुछ थोड़ा रह जाता है वो ये छोटी फिश खा लेती है। तो इसमें क्या होता है कि बड़ी फिश का कोई नुकसान नहीं होता है, इसको कहते हैं कमेंसलिज्म। नेगेटिव इंटरेक्शन में पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की सिंपल एग्जांपल ये है कि हमारे बालों में जो डैंड्रफ होता है वो हमें नुकसान भी पहुंचाता है और हमसे फूड और शेल्टर भी लेता है। प्रिडेशन है। प्रिडेशन में ये होता है कि एक प्रीडेटर है, जैसे शेर हिरन को खा जाता है। प्रीडेटर है शेर, और प्रे जो है ना वो हिरन है। एमनसलिज्म है, और फिर कंपटीशन है। कंपटीशन में बेसिकली यही होता है कि दो स्पीशीज आपस में लड़ती हैं एक दूसरे के साथ। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन की। पॉजिटिव इंटरेक्शन की पहले बात कर चुके हैं कि इसकी 2 टाइप्स हैं फॉलोइंग। होता क्या है कि इसमें स्पीशीज़ जो है ना वो एक-दूसरे के साथ फ़ायदा देती हैं, एक-दूसरे को हेल्प करती हैं एक-दूसरे को और बेनिफिटेड होती हैं। इसमें रिगार्डिंग फूड, शेल्टर, सब्सटेंस और ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प दे सकती हैं, फूड भी प्रोवाइड कर सकती हैं और अटैचमेंट होने में भी। अब इसकी फॉलोइंग टाइप्स हैं, जिसमें सब नंबर 1 पे आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है ना एक ऑब्लिगेटरी पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, जिसमें बेनिफिशियल होता है बोथ स्पीशीज का। ये दोनों स्पीशीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करती हैं, इकट्ठे रहती हैं, क्लोज रहती हैं और एक दूसरे को फायदा भी देती हैं, सर्वाइवल में भी। और म्यूचुअलिज्म जो है ना वो, इसमें दो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ जो है ना इंटर इनटू सम सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज, कि वो बॉडी के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं एंड रिजल्ट इन कोएवोल्यूशन ऑफ बोथ स्पीशीज, और दोनों का इसमें कोएवोल्यूशन भी होता है। इसके एग्जांपल में म्यूचुअलिस्ट जो है ना म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की आती है पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है कि ये देखें बी है, बी यहाँ से जूस भी ले रही है फ्लावर से, और बदले में क्या होगा कि इसके जो पोलन है फ्लावर के, वो एक जगह से दूसरी जगह यानी उसको आगे क्रॉस पोलिनेशन करने में हेल्प करेंगे। इसके जो पोलन है वो किसी और फ्लावर के ऊपर जाके जब बैठेगी बी, उसके साथ अटैच हो जाएंगे। जब उसके साथ अटैच हो जाएंगे तो इसका क्या होगा कि क्रॉस पोलिनेशन होगा इसका, इससे फ्लावर की नस्ल भी आगे बढ़ेगी और साथ में ये जो बी है इसको फूड भी मिल रही है। फिर डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, यही होता है कि जो फ्रूट और सीड एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो बर्ड्स और मैमल के थ्रू, ये कि वो मैमल और बर्ड जो होते हैं वो इससे फूड भी लेते हैं उस प्लांट से, और जो बदले में क्या होता है कि वो सीड और फ्रूट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, मूव हो जाता है। और जब वो एलिमिनेट करते हैं फीसेस, तो फीसेस के थ्रू भी जो एनिमल्स होता है उसके फीसेस के थ्रू भी जो है ना प्लांट से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी उनका सेल्फ डिस्पर्सल हो जाता है। अब सीड डिस्पर्सल या फूड जो फ्रूट डिस्पर्सल है उसकी बात तो एनिमल की मदद से भी होता है। एनिमल की मदद से ये देखें, जैसे खींच-खींचकर जो है वो स्टिक हो जाता है बॉडीज़ ऑफ एनिमल। एनिमल की बॉडी के साथ जो है जो इस तरह का फ्रूट होता है, जैसे इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी, इस जो है ना वो खंगारा सा। तो ये उसके साथ अटैच हो जाता है और ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। बेरीज़ है, ये जो ईट करते हैं कुछ, और फिर ईट होने के बाद ड्रॉप भी हो जाते हैं। देन जो है ना वो पैराशूट्स हैं, यानी डैंडेलियंस हैं, ये विंड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे ये आपने देखा भी होगा। फिर विंग्ड सीड है, ये एक जगह से दूसरी जगह विंड की मदद से जाते हैं, और फिर जो है ना वो सेल्फ डिस्पर्सल है, कुछ फ्लावर जो होते हैं उनमें खुद जो है ना वो इनके जो सीड्स होते हैं वो गिरते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। लाइकन्स है, लाइकन एसोसिएशन होता है फंजाई और एल्गी का, यानी फंजाई और एल्गी आपस में जो है ना वो एक कांटेक्ट में आते हैं ऑब्लिगेटरी में, तो ये ए लाइकन बनाता है। इसमें क्या होता है कि जो फंजाई है वो अवेलेबल जो मॉइस्चर और मिनरल देता है एल्गी को, जबकि जो एल्गी है फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रिपेयर करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं और
डिपेंड करते हैं। फिर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जुड़ के रहते हैं। तो कुछ बैक्टीरियम होते हैं जैसे राइज़ोबियम है, वो कुछ जो रूट्स होते हैं जो जैसे दालों वाली फैमिली है ये, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर दालें लगती हैं, लेग्यूमिनस फैमिली, इनके साथ जो है ना वो सिम्बायोटिकली मिल के रहते हैं विद होस्ट। तो ये प्लांट होस्ट है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया रह रहे हैं। तो क्या करते हैं जी कि बदले में बैक्टीरिया जो है ना इस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। यानी क्योंकि ये डायरेक्ट नाइट्रोजन तो नहीं ले सकता, तो इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, जबकि प्लांट जो है ना उसको बदले में फूड वगैरह और शेल्टर भी देता है। नेक्स्ट आता है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा बेसिकली एसोसिएशन होता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स और फंजाई के दरमियान में, ये जैसे उसने फिगर में दिखाया हुआ है माइकोराइज़ा। तो माइकोराइज़ा में यही होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है, जो है ना फंजाई, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जबकि जो प्लांट्स है वो उसको फूड भी प्रोवाइड करता है और बदले में जो है ना उसको रहने के लिए जगह भी देता है। अब 2 तरह के ये माइकोराइज़ा होते हैं। एक होता है एक्टोट्रॉफिक जो सरफेस ऑफ रूट पे पाया जाता है, एक्टो का मतलब, और एंडो होता है जो पेनिट्रेट करता है अंदर, अंदर जड़ के जो है ना वो पेनिट्रेट कर जाए, तो वो फिर एंडोट्रॉफिक होगा। दूसरे नंबर का जो रिलेशन है वो है जी कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में जो है ना डिफाइन किया जाता है कि ये को-एक्शन होता है, जिसमें 2 स्पीशीज़ एसोसिएट होती हैं एक-दूसरे के साथ। एक स्पीशीज़ को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दूसरी स्पीशीज़ को जो है ना वो फ़ायदा भी होता है। तो ये एक जो है ना वो नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, लेकिन दूसरी को फ़ायदा होता है। इसमें एग्ज़ाम्पल है लियानास। लियानास आप जो है ना कॉमनली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे लाइट ग्राउंड लेवल इज़ स्कार्स। वहाँ पे कैनोपी इतनी बड़ी होती है जहाँ पे ज़्यादा बड़े प्लांट्स होते हैं कि उनके ऊपर इतनी बड़ी एक छतरी सी बनी होती है, नीचे धूप नहीं जा सकती। तो इसमें क्या होता है कि डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होता है। लियानास और वस्कुलर, ये जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं ये ग्राउंड में रूट हुए होते हैं, लेकिन क्लाइंब करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर ट्रीज। लेकिन ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करते हैं ताकि जो है ना वो फॉरेस्ट कैनोपी तक पहुंच सके। और जो वुड स्टेम होता है लियाना का वो क्लोजली अटैच होता है सपोर्टिंग ट्री के साथ, बट इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी न्यूट्रिशन रिलेशनशिप। लेकिन ये उसको कोई न्यूट्रिशन रिलेशनशिप नहीं देता, न्यूट्रिशन नहीं देता, लेकिन उनसे जरूर फायदा ले रहा है। ये कमर्शियलिज्म है, लेकिन प्लांट को कोई नुकसान नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे आते हैं एपीफाइट। एपीफाइट भी होता है, एपी का मतलब होता है वो जो रहते हैं कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये उन प्लांट्स हैं जिनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनसे जो है ना वो अदर प्लांट्स ओनली सपोर्ट, ना फिर वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनसे वाटर और फूड वगैरह भी जो है ना वो, एंड नॉट फॉर फूड और वाटर सप्लाई। तो ये फिर जो है ना उनसे सपोर्ट लेते हैं और सपोर्ट भी लेते हैं, और नॉट फॉर वाटर और फूड सप्लाई, और वाटर जब और फूड सप्लाई नहीं लेते। एपीफाइट जो होते हैं वो डिफर फ्रॉम लियाना, वो लियाना से मुख्तलिफ होते हैं, दैट दे आर नॉट रूटेड इनटू द सॉइल, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में नहीं होती। नेक्स्ट जो है ना रूट जो एपीफाइट्स की होती हैं वो स्टोर कर लेते हैं वाटर स्पेशल टिश्यू में, जिनको वेलामिन कहते हैं। तो कमर्शियलिज्म जो है ना ये भी इंटरनल हो सकती है, हार्मलेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन की हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें एक को नुकसान होता है और दूसरे को दूसरा फायदा उठाता है। पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म रिलेशनशिप होता है दो इंडिविजुअल के दरमियान में, जिसमें एक पैरासाइट है और जो पैरासाइट जो दूसरे पे इन्हिसार करता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, और दूसरा होता है होस्ट। होस्ट वो होता है जिस पे इन्हिसार किया जाता है, जैसे हम होस्ट हैं, और जो हमारे सर पे डैंड्रफ या जूं जो होती है वो पैरासाइट है। तो इसमें पैरासाइट जो है ना वो हमसे वो जूं जो है ना वो हमसे फूड वगैरह भी ले रही है, हमारे सर में रह भी रही है, यानी शेल्टर भी रखा हुआ है उसने, और हमें नुकसान भी पहुंचा रही है। क्लासिफिकेशन अगर देखें पैरासाइट की, तो पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं। वायरल पैरासाइट हैं जो वायरस की, जिनको वायरसेस होते हैं जो बीमारियां वगैरह फैलाते हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में। माइक्रोबियल पैरासाइट्स हैं जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। फिर फाइटो पैरासाइट्स हैं जो प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। जू पैरासाइट हैं जो एनिमल के पैरासाइट्स हैं। एक्टो पैरासाइट हैं जो बॉडी के बाहर होते हैं, और एंडो होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें हमारे जो टेप वर्म वगैरह आ सकते हैं, जिनको कीड़े हम कहते हैं, पेट के कीड़े वगैरह। तो ये जो है ना इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है जी कुछ पैरासाइट जो है परमानेंट भी हो सकते हैं, कि वो परमानेंट हमारी बॉडी में रह रहे हों। कुछ जो होते हैं ना वो टेम्परेरी होते हैं। मस्कीटो और जो बग्स होते हैं, ये जो होस्ट वगैरह का जो होता है ब्लड वो सर्कुलेट करते हैं, और टेम्परेरी जो मस्कीटो यानी मच्छर जो है वो थोड़े टाइम के लिए बैठता है। लेकिन कुछ होते हैं जो परमानेंट हमारी लाइफ के में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, या कुछ एनिमल्स में वो डिपेंड करते हैं। मोस्ट जो एक्टोपैरासाइट डेवलप हुए हैं वो कुछ जो है ना क्लिंगिंग ऑर्गन, जैसे हुक्स वगैरह या सक्कर्स होते हैं, जो चूसते रहते हैं, गेट अटैच, वो बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और सक कर लेते हैं, जैसे ये जो लीच वगैरह होते हैं।
कुछ जो होते हैं वो एग्ज़िबिट करते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन, वो रिस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस हो उसको एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। तो ये एंडो पैरासाइट जो होते हैं जिस तरह टेप वर्म वगैरह है। हाई रिप्रोडक्शन रेट में कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट वो इंटायर एग्जिस्टेंस इन अ सिंगल होस्ट, वो एक ही होस्ट में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो रिक्वायर करते हैं 1 और 2 या 3 इंटरमीडिएट होस्ट, यानी वो ये लाइफ के कुछ पहलू जो है ना वो हो सकता है बर्थ की एक होस्ट में हो, फिर वो जब मैच्योर हों तो दूसरे होस्ट में चले जाएँ और रिप्रोडक्शन के लिए तीसरे में चले पैरासाइट जो होते हैं वो कुछ पैरासाइट ट्रांसफ़र होते रहते हैं फ्रॉम वन जो होस्ट है उससे अदर होस्ट में, ये डिपेंड करता है। तो इफ़ेक्ट जो पैरासाइट का वो बेसिकली डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं। ज़्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं वो जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है। वायरसेस जो होते हैं वो आर द पोटेंट एजेंट्स ऑफ सेरल। वायरसेस जो है वो डिज़ास्टर डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं, जैसे अभी जो है ना बात करें अगर इसकी कोरोना आया ह्यूमन में, फिर प्लांट्स में टीएमवी आता है, फिर इंसानों में जो है ना वो एड्स वगैरह बैक्टीरिया में प्रोड्यूस हो सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ये भी जो है ना वो पावरफुल पॉइजन है जिसको टॉक्सिन वगैरह रिलीज करते हैं। वैरायटी ऑफ डिजीज बैक्टीरिया की वजह से भी होता है जिसमें टीबी वगैरह है। प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं जिसमें फंजाई वगैरह आती हैं। अ, और जो बेसिक कुछ एल्गी आ जाते हैं प्रोटोजोन में। फिर एनिमल लाइक जो होते हैं इसमें ल्यूको जो है ना साइटोजोन आते हैं जो कॉमन ब्लड पैरासाइट्स हैं। फिर वार्म पैरासाइट आते हैं जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं जिसमें टेप और नेमाटोड हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं जिसमें टिक्स वगैरह, यही जो लाइस जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये सारे, और वो जो जुएँ वगैरह हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल के कुछ इस तरह की होती है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन की डेफिशिएंसी जिस वजह से डिजीज़ हो जाती है। फूड पॉइज़निंग हो जाती है कि कुछ जो है ना बैक्टीरिया वगैरह, अगर फूड ओल्ड है तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो जाते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइज़निंग हो जाती है। प्रीडेशन है, प्रीडेशन ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक जो है ना वो स्पीशीज़ दूसरे को खा जाती है, पकड़ के अटैक करती है और खाती है, जिस तरह शेर और जो डियर है, यानी शेर और हिरन का ताल्लुक होता है। तो इसमें ऑलवेज़ जो है इन्वॉल्व होता है किलिंग ऑफ द प्रे, के जो शिकार होता है वो हमेशा मारा जाता है। तो मोस्टली ये जो एनिमल्स या प्लांट्स कार्निवोर होते हैं वो करते हैं प्रीडेशन को। इसमें हर्बीवोर जो एनिमल्स हैं वो प्रे बनता है कि वो शिकार हमेशा बनता है, और जो दूसरा कार्निवोर होता है वो हमेशा उसको खा जाता है, डैमेज करता है, ये किल्ड करता है और उसको फिर फाइनली ईटन किया जा सकता है। अब जो प्रीडेशन है इसके इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट ऑफ व्यू में वन इफेक्ट ये है कि प्रीडेशन एक पॉपुलेशन जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन और रिड्यूस अबंडेंस, लेकिन उसकी जो अबंडेंस है वो कम होती है। जैसे कि अगर एक जगह पे शेर रहते हैं तो वो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली हिरन कम होते जाएंगे क्योंकि शेर वो उनको खाते जाएंगे। सेकंड ये है कि कंपटीशन के साथ जो है ना प्रीडेशन सेकंड मेजर प्रोसेस है जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। और थर्ड ये है कि प्रीडेशन जो है ना मेजर सिलेक्टिव फोर्स है, मैनी अडेप्टेशन टू सी इन ऑर्गेनिज्म सच एज वार्निंग वार्निंग कलोरेशन हैव देयर एक्सप्लेनेशन इन प्रेडेटर पे को एवोल्यूशन। तो इसकी वजह से को एवोल्यूशन भी आता है कि कुछ स्पीशीज जो है ना वो माहौल जैसा अडाप्ट कर लेते हैं। जैसे शेर जो है ना वो कभी आप देखे होंगे कि पुल पे अटैक करने से पहले वो बिल्कुल घास में छुप जाते हैं और उसी का कलर अडाप्ट कर लेते हैं। प्रिडेशन इन एनिमल, एनिमल में किस तरह की प्रिडेशन होती है। हंटिंग एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर रिमेन्स वेल डेवलप्ड। इस वजह से क्या हुआ कि जो प्रेडेटर थे उनके शिकार करने की जो है ना वो वेल डेवलप होती है, उनमें उनके दांत वगैरह अच्छे होते हैं, उनके कुछ दांत डेवलप होते हैं, वो एजाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं ताकि इजीली पकड़ सकें। देयर हंटिंग एक्टिविटीज़ प्रेडेटर कैन बी रिगार्डेड एज स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड हो सकते हैं, यानी स्पेशल भी उनमें हो सकते हैं। स्पेशल जो हैं प्रेडेटर उनमें स्पेशल तरह की जो है ना वो क्वालिटीज़ होती हैं, जिस तरह चीता कहते हैं जी कि तेज़ दौड़ता है, शेर तेज़ दौड़ सकता है। तो ये वो इजीली जो है ना वो पकड़ सकते हैं। फॉक्सेस कैन शिफ्ट टू वेजिटेबल्स एंड कैरी ऑन डाइट इफ द कंडीशन रिक्वायर। तो कुछ जो है ना वो खुद को तब्दील भी कर लेते हैं कि अगर उनको नहीं मिल रहा कोई शिकार तो वो कुछ उसका अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं। तो ये प्रीडेटर और प्रे के दरमियान में एक स्ट्रॉन्गर और पर्टिकुलर रिलेशन है जिसमें की वजह से क्या होता है कि एक अगर बाहर है तो दूसरा कम भी होता है। ये नेगेटिव इफेक्ट भी है। हैबिटेट प्रेफरेंस और ओवरलैपिंग, ये जो होता है कि ओवरलैप करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, कि जहाँ पे प्रे ज़्यादा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका प्रेडेटर ज़्यादा आ जाएगा। कि अगर एक जंगल में हिरन ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली शेर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे फूड ज़्यादा आ गया तो इसलिए। फिर एज साइज और स्ट्रेंथ जो है ना वो प्रे का वो इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्शन दैट प्रीडेशन टेक। कि अगर प्रे जो है ना वो कमज़ोर है, उसकी एज ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रीडेटर है उसको हंट कर लेगा। प्रीडेटर हंट ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू प्रोड्यूस फूड।
तो मोस्टली जो प्रीडेटर तभी उसको हंट करते हैं जब उनको फूड की ज़रूरत होती है। डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ में क्या आता है कि कैसे जो है ना वो मोस्टली प्रे जो होते हैं वो बचाते हैं खुद को। तो एपोस्मेनिक कलोरेशन कलोरेशन यानी इसको कैमोफ्लेज भी कहा जाता है कि वो कुछ ऐसे होते हैं कि डिसटेस्टफुलनेस इस तरह के केमिकल रिलीज करते हैं जिनकी डिसटेस्ट होती है, जिसकी वजह से जो प्रीडेटर होता है वो उसको छोड़ जाता है। ग्रुप लिविंग कुछ जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं ताकि कोई जो है ना इजीली उनके ऊपर अटैक ना कर सके, उनको ब्रेक ना कर सके और उनको ईट ना कर सके। प्रिडेशन इन प्लांट प्लांट में प्रिडेशन होती है कि कुछ प्लांट जैसे आपने देखा होगा वो मोमोसा पुडिका कि वो उसका इस तरह का होता है शेप, उसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है एक, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट वगैरह इसमें एंटर होता है ये ऊपर से बंद हो जाता है तो वो उसको अंदर ही मार देते हैं। प्लांट एज प्रे फूड ऑफ एनिमल तो कुछ प्लांट्स भी होते हैं वो जो है ना वो एज अ शिकार के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन प्लांट्स कुछ जो है ना वो डिफेंड भी करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है ना वो इस तरह के केमिकल्स होते हैं या इस तरह की होती है उनकी बदबू सी, कि वो एनिमल उनको छोड़ देते हैं। तो आगे यहाँ पे उसने ग्रेजिंग वैसे जो है ना वो दिया हुआ है कि ब्रोसिंग Browsers जो है ना वो pick up leaves, bark and green stems from plant. Deer generally are browsers and are advantage when grasses are unavailable in extreme weather condition. तो browsers वो होते हैं जो सिर्फ लीव्स, बार्क या ग्रीन स्टेम जो प्लांट का होता है वो खाते हैं। तो डिसएडवांटेज ब्रोसिल का ये है कि ये इसके लिए जो एनिमल है उसकी हाइट भी होनी चाहिए, जैसे जिराफे वगैरह है वो ये करता है ब्रोसिल। और ग्रेजर्स वो होते हैं जो क्लिप करते हैं वेजिटेशन एट और नियर ग्राउंड लेवल के, जमीन के ऊपर जो ग्रासेस वगैरह होती हैं उनको ग्रेजर कर खाते हैं। और जो ब्रोसिल होती है वो बेसिकली जो पत्ते वगैरह खाते हैं हाइट वाले जो ऊपर प्लांट के होते हैं। फिर खूफ एक्शन जो है ना, खूफ एक्शन बेसिकली खूफ कहते हैं ये जो पंजा होता है जानवरों का। नेक्स्ट है जी अमनसलिज्म। अमनसलिज्म जो है ना ये भी नेगेटिव टाइप का है इंटरेक्शन की, जिसमें डेफिनेटली जो है ना इनहिबिट करता है कि रिड्यूस करता है एक स्पीशीज को दूसरी, जबकि जो है ना वो अनअफेक्टेड रहती है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है एलियोकेमिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ें हो सकती हैं। अमन कॉमनली इन्वॉल्व सम टाइप ऑफ केमिकल इंटरेक्शन। इसमें केमिकल इंटरेक्शन होता है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरी स्पीशीज को इफेक्ट करता है, लेकिन इस तरह इफेक्ट करता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की उसको, इसको जो है ना इसीलिए कहा जाता है इलोकेमिक, यानी केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं उनको ये खाता है। तो ये अफेक्टिंग जो स्पीशीज होती है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जैसे एसिड या बेस वगैरह जो एडवर्स इफेक्ट करता है जो उसका प्रेडेटर होता है या फिर उसका पैरासाइट होता है। प्रोडक्शन जो होती है वो रिलेटिवली टॉक्सिन हो जाती है। केमिकल इनहिबिटर्स तो केमिकल जो टॉक्सिन्स इनहिबिट कर देते हैं उस बंदे की ग्रोथ और विसिनिटी को। थर्ड टाइप ऑफ जो इनहिबिटर केमिकल है इज एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक भी है कि जो हम गोली वगैरह खाते हैं ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको किल करता है, उनके अगेंस्ट हम खाते हैं पेनिसिलिन वगैरह। ये हो गई। नेक्स्ट है जी, ये देखें ये आपने फिगर दिखाई हुई है। कंपटीशन में बेसिकली होता है कि दो स्पीशीज आपस में मुकाबला करती हैं कि प्रेजेंस होती है अदर ऑर्गेनिज्म में लिमिट के एक जो है ना वो दो फूड के लिए भी लड़ सकते हैं, वो शेल्टर के भी लड़ सकते हैं। इसमें बर्ड्स या परिंदे रोडेंट्स ये जो चूहे वगैरह होते हैं या खरगोश वगैरह ये जो है ना वो कम्पीट करते हैं किसी को सीट इन डेजर्ट इन्वायरमेंट के। ये जो डेजर्ट होता है जैसे एंट्स हैं, ये जो चींटियाँ हैं, ये भी एक दूसरे के साथ जो है ना वो कम्पीट करती हैं जो डेजर्ट होता है वहाँ पे फूड के लिए। तो ये एक दूसरे के साथ लड़ना जो है ना इसको कंपटीशन कहते हैं। फूड के लिए भी ये हो सकता है। रिसोर्सेज और इंटरफेरेंस। रिसोर्सेज बेसिकली ये है कि कुछ जो है ना वो रिसोर्स है जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि वो यूटिलाइज करने के लिए कि कोई रिसोर्स है फूड वगैरह का कोई चीज़ मिली या पानी मिला तो इसलिए। और इंटरफेरेंस के लिए ये है कि जब वो सीख करते हैं रिसोर्स हार्म वन अनदर इन द प्रोसेस इवन इफ द प्रोसेस इज नॉट इन शॉर्ट सप्लाई। बेशक वो शॉर्ट सप्लाई में ना हो लेकिन फिर भी जो है ना वो आपस में कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक होता है जब दो मुख्तलिफ स्पीशीज एक दूसरे से लड़ें, और इंट्रा स्पेसिफिक होता है जब एक स्पीशीज ही आपस में लड़ेंगी। तो ये म्यूचुअलिज्म आगे वो कह रहा है कि म्यूचुअलिज्म को डिफाइन करो, प्रोवाइड करो एग्जांपल भी इसकी। तो म्यूचुअलिज्म हमने ऊपर पढ़ा है कि जिसमें दोनों का जो है ना फ़ायदा होता है, जिसमें ये कुछ प्लांट्स का हमने पढ़ा है, कुछ जो है ना वो जैसे लाइकन है, फिर जो है ना कुछ एनिमल का भी पढ़ा है। एक एग्जांपल दोनों की होनी चाहिए। फिर व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बेजा इस्तेमाल करना किसी चीज़ का, और नेगेटिव इंटरेक्शन में आएगा यहाँ पे। पैरासिटिज्म है पैरासाइट और प्रे का तल्लक, और ये इकोलॉजिकल फैक्टर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ब्रॉसिंग और ग्रेजिंग। ये उसने बॉक्स में दिया हुआ था कि ब्रॉसिंग बेसिकली होता है कि जो
कुछ जो बड़े एनिमल्स होते हैं जिनकी लार्ज जो नेक होती है वो लीफ स्टिप वगैरह खाते हैं, और जो ग्रेजिंग होती है कि वो ग्राउंड लेवल पे जो खाते हैं। एप्रोप्रिएट इकोलॉजी का रिस्पेक्ट कंपटीशन, अभी जो हमने पढ़ा अमनसलिज्म क्या होता है। सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। अच्छा जी, इसमें एक ब्लैंक्स थी 2.3 की, जिसमें पहली में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है, दूसरे में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तीसरी में फूड चेन, चौथी में डिट्राइटस, पांचवी में फूड वेप और छठी में रिस्पेट। ये देख लेना। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट हम यूनिट 3 की बात करेंगे। तब तक चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।